सब एकदम पावरफुल बनल है। देखो आगे हम लोग पढ़े थे, दो चीजें पढ़े थे, एक परिक्षेपित माध्यम था हमारा और एक परिक्षेप अवस्था था। ये दोनों को समझाए थे कि जिस माध्यम में घुलता है, जैसे हम लोग लिए थे कि पानी प्लस चीनी इक्वल टू क्या बनता है, शरबत। तो पानी है घुलाने वाला, तो घुलाने वाला का स्टेट है लिक्विड, तो इसको बोलेंगे हम लोग परिक्षेपित माध्यम, यानी जिसमें जाके वो घुलेगा वो। ऐसे कैसे हो रहा है? ये बंद करो हथियार तुम अपना। समझा रहे थे कि पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो पानी कौन सा स्टेट का है, लिक्विड का, और चीनी कौन सा स्टेट का है, सॉलिड का। ये दोनों आपस में मिला तो जो हमारा सॉल्यूशन आया वो कौन सा स्टेट में आया, लिक्विड में। तो हम लोग को यहाँ अवस्था के आधार पे, यानी परिक्षेपित माध्यम, इधर पढ़ा रहे उधर, यही पूछेंगे ना पीछे, सबे फिर हालत खराब हो जाएगा। पढ़ेगा नहीं, 1.5 घंटा भी शांत नहीं रहता है सब। 1.5 घंटा दूसरा कहानी क्या कर रहा है अभी, यही वाला कहानी पढ़ेंगे, इधर वाला। पानी प्लस चीनी सॉल्यूशन बनाएगा ऐसे, तो लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो हम देखो इसी के आधार पे हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे कि परिक्षेपित माध्यम आपका क्या हो जाएगा, चल रहा। परिक्षेपित माध्यम वाला देखो हम बताए थे 3 तरह से बांटा गया है। परिक्षेपित माध्यम डीएम, डिस्पर्सन फेज डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, और परिक्षेप अवस्था को डिस्पर्सन फेज बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको डीएम और इसको डीपी बोलते हैं। तो इसके आधार पे एक बांटा गया, इसके आधार पे एक बांटा गया, इसके आधार पे, तो तीनों के आधार पे बांटा गया है, कोलाइड का वर्गीकरण है, उसी को पढ़ना है। तो हम पहला लाते हैं किसको, ये वाला जो डीपी और डीएम है उसके आधार पे। तो अब यहाँ पे लगा देते हैं हम डीपी और डीएम के आधार पे। तो देखो डीपी और डीएम के आधार पे कोलाइड का वर्गीकरण, यहाँ लिख देते हैं डीपी डीएम के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण, आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड का वर्गीकरण। डीपी एवं डीएम के आधार पे कोलाइड का वर्गीकरण किया गया है। तो कोलाइड 8 प्रकार के होते हैं। अब यहां से हम लोग को समझना है कि कैसे कौन कौन होगा। इसमें हम 4 स्टेज बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे 4 बनेगा हम लोग का कॉलम। 4 कॉलम में से, चारों कॉलम में से एग्जाम में 2 ही कॉलम का पूछा जाएगा, 2 कॉलम नहीं पूछा जाएगा। तो एक तरफ हम लगाते हैं, इसको बोलेंगे डीपी। डीपी का मतलब डिस्पर्सन फेज, इसको बोलते हैं परिक्षेपित, परिक्षेप अवस्था, यानी जो घुलने वाला पदार्थ है उसका अवस्था को हम लोग बोलेंगे डीपी। और फिर आएगा अगला वाला, आगे सब अगला वाला को बोला जाएगा डीएम। डीएम का मतलब होगा परिक्षेपित अवस्था, ये परिक्षेप अवस्था हो गया, आई हो गया परिक्षेपित, एम का मतलब होता है माध्यम, तो ये लिखाएगा परिक्षेपित माध्यम। अगला जो है हम लोग के पास, ये तीसरा इधर होगा, थोड़ा बड़ा कर देना, छोटा हो गया ज्यादा, इसको ऐसे कर लेते हैं, रुकिए थोड़ा बड़ा कॉलम में बना देते हैं। ये यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे परिक्षेप अवस्था, परिक्षेप अवस्था, इसको बोला जाएगा डीपी, डिस्पर्सन फेज। एक रहेगा परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित माध्यम, ये कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम, डीएम। और यहाँ पर होगा उसके बाद कोलाइड का नाम, कोलाइड का नाम। और अगला जो टॉपिक होगा यहाँ पर, ये कोलाइड का नाम इतना बड़ा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इसका बहुत कम रहेगा नाम वगैरह, तो कोलाइड का नाम हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला कॉलम को बना देते हैं ऐसे। और यहाँ पे हो जाएगा इसके उदाहरण, यानी कौन किसका एग्जाम्पल है, किस कोलाइड का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इधर वाला में, इधर हम लगा देते हैं तीनों सॉलिड, यानी इसको हम देखो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, सॉलिड लिक्विड, समझ रहा है, सॉलिड लिक्विड समझता है ना, तो इसी को यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड लेंगे कि ठोस द्रव लिखे, हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा लिक्विड मतलब इंग्लिश में।
तो सॉलिड है, इसको ऐसे हिंदी में भी लिख देते हैं ठोस, यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड, तीनों जगह सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड इधर लिख देते हैं ठोस, अगला भी आपका लगा देते हैं सॉलिड, इसका नाम रख देते हैं ठोस। जब हम तीन टाइप के सॉलिड है, मान लेते हैं फर्स्ट टाइप सॉलिड है, सॉलिड को मिलाएंगे किसमें, सॉलिड में, यहाँ पे भी हम देखो हम मिलाने वाला पदार्थ तीन जगह रखे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, उसमें मिलाएंगे किसको, एक में मिलाएंगे सॉलिड को, एक में मिलाएंगे लिक्विड को, एक में मिलाएंगे गैस को। यानी इस सॉलिड को एक बार सॉलिड से मिलाएंगे तो क्या बनेगा उसको जानेंगे, एक बार सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा उसको जानेंगे, एक बार सॉलिड है उसको गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये जानेंगे। फिर अगला बार लाएंगे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे, लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। फिर आएगा ये आपका लास्ट वाला में गैस गैस, लेकिन 2 ही बार गैस लिखाएगा, गैस सॉलिड में गैस लिक्विड में, गैस का गैस वाला कोलाइड नहीं बनता है। तो यहाँ से हम लोग देखो एक एक करके समझेंगे, एक एक करके याद करना है, समझना तो ज्यादा उससे ज्यादा याद करना है कि सॉलिड में हम सॉलिड को मिलाएंगे, यानी ठोस में हम कोई ठोस पदार्थ को मिलाते हैं तो उससे जो चीजें बनता है उस कोलाइड का नाम है ठोस सॉल। इसका नाम क्या है, ठोस सॉल। कोलाइड को हम लोग सॉल बोल देते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में लिखा रहेगा सॉलिड सॉल ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग को जानना क्या है, कभी कभी क्या क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो आपका सॉलिड सॉल है उसमें किसका किसका मिश्रण है, उसमें पूछ देगा डीपी का माध्यम है यानी डिस्पर्सन फेज या परिक्षेप अवस्था उसका क्या है। तो सॉलिड सॉल में दोनों, यानी ये वाला भी आपका ठोस में रहता है, ये वाला भी ठोस में रहता है, लेकिन ये कभी कभी पूछेगा, हम लोग को उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है कि उदाहरण से रिलेटेड सवाल जो है एग्जाम में ज्यादा आता है। तो जब हम सॉलिड में सॉलिड को मिलाते हैं तो उसका नाम होता है ठोस सॉल या सॉलिड सॉल। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है रंगीन कांच या रंगीन पत्थर। कर दो यहाँ पे, जितने भी प्रकार के आपके रंगीन कलरफुल पत्थर देखते हैं हम लोग, पत्थर के अभी देखे होंगे कि एक ये चलता है, पहले हम लोग टाइल्स वगैरह लगाते थे, अभी आ गया उसका क्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिन। अब देखे होंगे सजाता हो जाता घर को बड़ा हैवी से, नीचे लकड़ी उकड़ी का लगा दिया, उसके बीच में लगा देगा लाइट और उसके ऊपर रेजिन डाल देगा, उसको पूरी तरह से कवर करके हटा देगा। अब वीडियो वगैरह में देखा होगा, तो वही रेजिन वाला में यानी उसको बोलते हैं हम लोग रंगीन पत्थर। तो अब कलरफुल पत्थर भी आता है, तो कलरफुल पत्थर जो है वो किसका मिश्रण है, दो पत्थर को हम कलर में मिला देते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड वाला बनाते हैं तो ये बन जाता है इसका। तो रंगीन पत्थर धातु का परस्तर, यानी किसी का भी यदि हम लोग परस्तर बनाए या पतरा बनाए तो धातु में धातु मिला के पतरा बनाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड सॉल का। फिर एक हो जाएगा इसी में मिश्र धातु, यानी जो आपका मिला हुआ जो धातु है वो आपका कहलाएगा, इसी में आ जाएगा कौन सा, सॉलिड सॉल में। तो एग्जाम में इससे जो सवाल है आज तक नहीं पूछा है, यानी इसका नहीं पूछा है, कोई दूसरे कॉलम का हम लोग से पूछा गया है। तो सॉलिड है, अगला बार ये लिक्विड से जाके मिले, यानी कोई सॉलिड पदार्थ है वो जाके मिल गया लिक्विड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिक्विड यानी द्रव। यदि द्रव में मिल जाता है तो यहाँ पर ये बन जाता है, इसका नाम होता है ओनली सॉल, इसका नाम होगा सॉल, इंग्लिश में हम लोग SOL ऐसे लिख देते हैं। यानी जब हम किसी द्रव में, ये मिलाने वाला माध्यम है, ये मिलने वाला, हम तीनों बार मिलने वाला पहले लिख दिए थे, मिलाने वाला बाद में लिख रहे हैं, तो ठोस में हम लिक्विड मिला रहे हैं तो इसका नाम हो जा रहा है सॉल। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इसका कौन है, पेंट। पेंट कैसे बना हुआ है, पेंट एक लिक्विड है जिसमें आपका कोई लिक्विड रहता है, उसमें उसके महीन पाउडर को पीस कर डाल दिया जाता है, यानी लिक्विड में मिला हुआ है कौन, सॉलिड, तो उससे बनता है पेंट। और उसके अलावे पेंट के अलावे और क्या बनता है इससे, कोशिका का तरल। हम लोग का जब जैसे देखे होंगे कभी कभी ये लिया जाता है हम लोग का हड्डी वगैरह से निकाला जाता है, आपका सीरीस नाम का एक केमिकल मतलब रसायन है, हड्डी वगैरह देखो होंगे ना, मुर्गा वगैरह का हड्डी खाता है ना, तो हड्डी के बीच में एक रहता है लिक्विड जैसा एकदम, नहीं रहता है, जो हम टान के निकाल लेते रहे। मुर्गा का हड्डी खाया कि ना, हड्डी के बीच वाला एरिया को कभी मतलब नहीं किया है, अंदर लिया ना है, हाँ हाँ वो देखो करके बता तो वो वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं कोशिका तरल उसका। तो वही उसी तरह का हमारे बॉडी में भी कोशिका तरल जो होता है वो बनाया जाता है, कोशिका का लिक्विड। तो कोशिका तरल जो होगा वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, सॉल का एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग को ज्यादा क्या याद रखना है कि सॉल का एग्जाम्पल कौन कौन है, कि सॉल में कौन कौन आएगा, तो पेंट आ जाएगा और कोशिका तरल आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगला, जब कोई सॉलिड चीज जाके गैस में मिल जाए, यानी गैस वाला आपका स्टेट में मिल जाए, तो उससे जो बनता है
उसका नाम होता है एरोसेल। एयर मतलब हवा यानी गैस है उसमें, और सॉल मतलब कोई भी सॉलिड चीज है, इसलिए इसका नाम होता है एरोसेल। एरोसॉल बोल देते हैं हम लोग इसको। इसको लिखा रहता है EROSOL, एरोसॉल। एरोसॉल का एग्जाम्पल कौन हो जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाता है धुआं। धुआं जो है आपका, उसमें देखो ध्यान से क्या है, धुआं में, धुआं गैस है और उसके ऊपर उसका सॉलिड पार्टिकल मतलब बैठा हुआ है, उसी को हम लोग स्मॉग या धुआं बोलते हैं। धुआं और डस्ट। धूलकण भी किस में आएगा? धूलकण आपका जो है धूल उड़ता है जैसे, तो एयर के ऊपर जाके कौन जमा हो जाता है? सॉलिड कण, यानी बालू का कण है या मिट्टी का कण है, तो हवा के ऊपर जाके जमा हो जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं डस्ट। धूलकण, ये इसका नाम हो जाता है आपका डस्ट। तो ये पहला हो गया, समझ गया कि सॉलिड में यदि हम सॉलिड को मिलाएं तो सॉलिड सॉल बनेगा, लिक्विड में सॉलिड को मिला दे तो सॉल बनेगा, और गैस में मिला दे, ये मिलाने वाला है, ये मिलने वाला है जाके। अगला बार हम सब जगह लिक्विड लिखते हैं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यानी तीनों जगह अब मिलाएंगे द्रव, द्रव द्रव द्रव, यानी तीनों द्रव को एक बार हम ठोस में मिलाएंगे, एक बार द्रव में, एक बार गैस में। तो जब हम लोग यहाँ ठोस में मिलाएंगे, यहाँ पर आपका लगा देते हैं ठोस, तो यहाँ पर आपका ठोस है, इसको बोलते हैं सॉलिड। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी द्रव को सॉलिड में मिला देते हैं तो उससे बनता है जेल। इसका नाम क्या होगा? जेल। इसको हम लोग बोलेंगे जेल। जेल देखे होंगे, जेल क्या होता है? चिपचिपा टाइप का, एलोवेरा जेल या फिर कोई का जेल आता है, या खाने वाला भी जेल ही आता है। तो जेल में क्या रहता है? जेल में क्या है आपका, उसमें समझो कि एक सॉलिड पार्टिकल था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड भर दिए, यानी केमिकल बनाने के दौरान लिक्विड आप डाल दिए उसमें, या फिर वैसा बनाया गया आवरण कि उसमें लिक्विड चला गया, तो इसको बोलते हैं जेल। तो जेल का एग्जाम्पल कौन हो जाता है? जेल का एग्जाम्पल है पनीर। पनीर आपका क्या है? देखे होंगे, पनीर सॉलिड पार्टिकल है लेकिन उसमें हल्का हल्का लिक्विड है, यानी सॉलिड में लिक्विड जाके घुला हुआ है, तो इसलिए पनीर हो जाएगा। मक्खन भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, बटर जो है ये भी इसका एग्जाम्पल है। जेली भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जो जेली आपका ये लगाया जाता है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जेल में से हम लोग से जो सवाल पूछा गया था ये कि पनीर कौन से कोलाइड का उदाहरण है, तो पनीर किसका उदाहरण हो जाएगा? जेल का उदाहरण हो जाएगा। यानी जेल मिलता कैसे, जेल बनता कैसे है? जब कोई ठोस में हम जाके लिक्विड डाल देंगे तो उससे बनेगा जेल। अगला, लिक्विड में यदि हम लिक्विड को ही मिलाए, द्रव, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिक्विड, यदि हम लिक्विड में लिक्विड को मिलाए, द्रव में द्रव को मिलाए, तो इससे जो बनता है उसका नाम होता है इमल्सन। ये ध्यान देंगे, इकोलाइड का नाम ई वाला याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल यही सवाल आया हुआ है। इमल्सन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पायस। पायस भी बोला जाता है और इमल्सन भी बोला जाता है। तो जब द्रव में द्रव बनेगा, मिलेगा, तो उससे क्या बनेगा? इमल्सन। इमल्सन, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल है दूध। दूध में क्या क्या मिला हुआ? ध्यान से देखेगा तो लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है, दूध में खोवा का कण मिला हुआ है और पानी है, यानी जैसे दूध को हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? पानी उड़ जाता है उसका, और खोवा वाला कण बच जाता है। तो खोवा वाला जो कण है वो भी एक तरह का लिक्विड पार्टिकल है। वो देखा होगा, जब शुरू में खोवा निकालते हैं हम लोग तो लिक्विड जैसा ही, तरल जैसा ही रहता है, बाद में उसको हम जमा उमा के सॉलिड बनाते हैं। तो दूध किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड में लिक्विड का, यानी लिक्विड में लिक्विड घुला हुआ है। और उसके अलावे, दूध के अलावे हमारा ब्लड भी इसी का एग्जाम्पल है। ब्लड में क्या है? हमारा लिक्विड टू लिक्विड घुला हुआ है, पानी भी है और उसमें आपका प्लाज्मा वगैरह वाला लिक्विड वाला ये है, तो दूध हो जाएगा और इसमें रक्त हो जाएगा। और फिर अगला जो है, एक क्रीम बनता है जो बालों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेयर स्टॉकिंग क्रीम। ये ज्यादातर गर्ल्स के लिए है। हेयर वाला बात आएगा तो किसके लिए रहेगा? और कौन बड़ा रख सकता है? लड़का लोग रखता है, लड़का लोग का बड़ा दिक्कत है। हाँ। तो यहाँ अगला एग्जाम्पल इसका कौन हो जाएगा? हेयर स्टॉकिंग क्रीम। हेयर स्टॉकिंग क्रीम, जिसको जहां पे लगाने के बाद क्या है, वहां का एरिया के बाल को मुलायम कर देता है, अलग अलग मतलब एरिया में वो लगाया जाता है, आपका बालों को विभिन्न आकार देने के लिए, क्रीम वगैरह शेप देने के लिए लगाया जाता है। तो हेयर स्टॉकिंग क्रीम भी किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। तो द्रव वाला पढ़ लिए हम लोग, द्रव द्रव। और तीसरा, द्रव में यदि हम लोग किस में मिला दे? गैस में मिला दे द्रव को, तो इससे क्या बनेगा? ये यहाँ पर गैस लिख देते हैं ये। तो इसका भी नाम क्या होगा? इसका भी नाम होगा, जैसे गैस में जो चीज मिलता है ना आपका आके, तो ज्यादातर एरोसेल ही बनाता है। क्या बनाएगा?
एरोसेल। गैस में यहाँ रहेगा तो याद रखना एयर वाली चीज है, तो इसलिए इसका भी नाम दोनों जगह एरोसेल ही होगा, एरोसेल। लेकिन इसका नाम कहीं कहीं पे सॉल भी लिखा रहेगा, समझ रहा है, इसका नाम आपका सॉल भी लिख देगा या एरोसेल दोनों लिखेगा। अब एरोसेल है, इसका एग्जाम्पल कौन होगा कि लिक्विड में गैस मिला होगा। तो देखो एक चीज होता है हम लोग को जिसको बोलते हैं कोहरा। जब कुहासा लगता है तो उसमें क्या होता है कि हवा का कण है, हवा बहुत नमीदार वाला हवा है यानी ठंडी हवा है, और उसके ऊपर पानी की बूंदे जमा हो गई है, यानी गैस में आके जमा कौन हो गया, लिक्विड। गैस में जैसे ही लिक्विड जमा हो गया तो उससे जो बना उसको बोलते हैं एरोसेल। इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ध्रुम। एक होता है ध्रुम, कहने का मतलब ये होता है आपका, ये भी एक प्रकार का धुआं जैसा है, लेकिन ये ध्रुम का मतलब होता है ठंडे के दिनों में जमा हुआ धुआं, उसको बोलते हैं हम लोग ध्रुम। एक हो जाएगा इसमें कोहरा। बादल, बादल भी क्या है, कैसे बनता है, गैस में जाके लिक्विड के कण जमा हो जाएंगे तो बादल बनेगा। फिर कीटनाशक स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे, स्प्रे वाला जो चीजें हैं, कीटनाशक वाला जो स्प्रे डालते हैं उसमें भी क्या रहता है, गैस वाले पार्टिकल पे लिक्विड जमा होता है। तो लिक्विड वाला पढ़ लिए, लिक्विड में गैस बनेगा तो एरोसेल नाम होगा। अब अगला, यदि हम मिला दे गैस वाला, तो गैस वाला दो ही एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक, गैस गैस, तीसरा नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि गैस को आप सॉलिड और गैस में मिला सकते हैं, गैस का गैस वाला कोलाइड बनता ही नहीं है। तो गैस का यहाँ पे हम मिला देते हैं सॉलिड में, यानी ठोस पदार्थ में हम लगाते हैं। तो गैस में जब हम लोग ठोस पदार्थ को मिलाते हैं यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है, इस वाले का नाम है आपका वही सॉलिड सॉल, कुछ का नाम ही रिपीट होगा, यानी इसका नाम हो जाएगा सॉलिड सॉल, इसको हम लोग बोलते हैं ठोस सॉल। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये सब वाली जो जितने चीजें हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको बोलते हैं, एक आता है रबर। रबर जो है वो किसका मिश्रण है, रबर में आप समझिए कि ठोस है और उसमें थोड़ा सा गैस मिला हुआ है। कौन सा गैस, सल्फर। पढ़े थे हम लोग कि रबर को वल्नीकृत किया जाता है, लचीला बनाया जाता है, तो रबर में हम मिलाते हैं सल्फर, तो सल्फर है गैस और रबर में मिला तो रबर बन गया आपका लचीला वाला रबर, तो उसी को बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, रबर। और कौन हो जाएगा, रबर के साथ आता है एक पत्थर, तो पत्थर बहुत मुलायम रहेगा, देखा होगा कौन सा पत्थर, आप ये वाला जो आता है, देखिए घड़ा उड़ा रखा नहीं रहता है जिसमें मछली तैरता है, इलेक्ट्रिक वाला, तो उसके अंदर देखे होंगे कि पत्थर छोटा छोटा दानेदार पत्थर रहता है, उसको बोलते हैं प्यूमिस पत्थर। वो पत्थर मुलायम होता है, यानी उतना ज्यादा ये टफ नहीं होगा, वो बनाया जाता है उस तरह से। तो प्यूमिस पत्थर ये जो होगा आपका, उसको हम लोग बोलेंगे प्यूमिस पत्थर। तो प्यूमिस पत्थर जो होगा वो भी आपका किसका एग्जाम्पल होगा, यानी ठोस में हम गैस मिला देते हैं तो प्यूमिस पत्थर बनता है। और रबर। अगला एग्जाम्पल है गैस का किसके साथ, लिक्विड के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है फोम। फोम हो जाता है गैस में लिक्विड मिलेगा, सॉरी लिक्विड मतलब द्रव, द्रव में जाके मिलेगा आपका तो ये फोम बनेगा। और फोम वाला जो होता है, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल पहला हो जाएगा जितने भी प्रकार के स्प्रे हैं, जो हम लोग स्प्रे करते हैं, किसी के बॉडी पे छिड़काव करते हैं, वो वाला स्प्रे, ये आपका इसका वाला स्प्रे। फिर उसके बाद इसमें आता है फैटी गई क्रीम, यानी जो भी आपका क्रीम फैट के, यानी 2-3 क्रीमों की मिश्रण से बनाते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं फैटी गई क्रीम। तो फैटी गई क्रीम भी इसी में आएगा, फैटी गई क्रीम ये इसमें आ जाएगा। ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसका, फोम का। फोम मतलब समझता है झाग, झाग वाला, झाग भी लिख देगा इसका। तो ये था हमारा डीपी और डीएम के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है इतना। अब क्वेश्चन क्या करेगा हम लोग से, है? नहीं बनता है, उसका कोलाइड बन ही नहीं पाता है, वातावरण में नहीं है, इसीलिए। आप देखो इसमें से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला दूध वाला पूछा जाएगा आपसे। दूध किसका उदाहरण है, ये तो एकदम 100% वाला रहता है जो हम लोग से पूछा जाता है, इमल्सन का। ब्लड भी पूछा जाएगा। फिर एक पूछा जाएगा धुआं, धुआं बोल दे या धुरुम कोहरा, ये दोनों वाला का एग्जाम्पल एरोसेल। तो डायरेक्ट यहाँ से ये पूछेगा कि धुआं किसका एग्जाम्पल है, कौन सा कोलाइड का, तो एरोसेल का हो जाएगा। फिर ये किसका कोलाइड का है, एक पूछा जाएगा पनीर का, किसका है, जेल। यानी ये तीनों जो यहाँ से लगातार है ना, ये तीनों हॉटस्पॉट वाला है, यानी एक समझे कि ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। ये हम लोग लिखेंगे जानेंगे, लेकिन ये वाला कम भी याद रहेगा तो चलेगा, ये वाला
इधर वाला का एग्जाम्पल इधर याद रहना चाहिए। तो यही 3 का एग्जाम्पल हो याद करना, पूरा करना ही भी करेगा तो चल सकता है, लेकिन पढ़ने के दौरान तो पूरा ही करना पड़ेगा। ये है, तो इतना हो जाएगा आपका डीपी और डीएम के आधार पे कोलाइड का वर्गीकरण वाला पॉइंट हो जाएगा खत्म। अब आगे दूसरा बेस देखो कैसे बनाए थे हम लोग। दूसरा बेस बना हुआ था, देखो ई वाला पॉइंट हम लोग कर लिए क्लियर। तो अगला है आणविक बल के आधार पे। यदि कोई पदार्थ, यदि कोई कोलाइड आपस में मिलके बल लगा के बनाते हैं, कोई कोलाइड बनाते हैं मिलके, तो उसको आणविक बल के आधार पे हम लोग बांटते हैं। और आणविक बल के आधार पे 2 तरह से बांटा गया है। एग्जाम में रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, लगभग टाइम में आपसे हर एक साल में पूछा ही जाता है। लायोफिलिक और लायोफोबिक ये क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर आणविक बल के आधार पर, अंतर आणविक बल के आधार पर, बल के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक ही साथ पढ़ लेंगे हम लोग। एक को एक तरफ हम लगाएंगे, इसका इधर वाला हाफ हाफ है ना, एक तरफ का नाम होगा लायोफिलिक और एक तरफ होता है लायोफोबिक। यानी 2 तरह के कोलाइड पाए जाते हैं आणविक बल के आधार पे, एक है लायोफिलिक और दूसरा का नाम है लायोफोबिक। अब समझते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों का क्या नेचर है, ये दोनों का कौन कौन एग्जाम्पल है। ये इंग्लिश वर्ड है लायोफिलिक, ठीक। लायोफिलिक आपका इंग्लिश वर्ड है FILIC, और यहाँ लायोफोबिक ये आपका इंग्लिश वर्ड है दोनों, ठीक। इसका हिंदी होता है दर्व विरागी और इसको बोलते हैं दर्व रागी। ये इसका ये हिंदी हो जाता है आपका दर्व रागी, और इसका वाला जो हिंदी है उसको बोलते हैं दर्व विरागी। तो एक लायोफिलिक है, एक लायोफोबिक। देखिए वर्ड है, 2 तरह का वर्ड है, एक को इंग्लिश में फिलिक बोलते हैं और एक वर्ड जो है उसको हम लोग फोबिक बोलते हैं। कहाँ है उरे, नींद है, बरात गया था कि टॉपिक कितना हार्ड है ना। बेड लगल है, सो जा सो जा। पढ़ते सो गया था कि सुन रहा था, सुन रहा था। अच्छा वैसे सुनता है, हमको पता है। सब कहेगा कि हम अभी जगले तो हैं, हम थोड़ा सा तो ध्यान में पढ़ रहे थे, वो हमको पता है, उस स्टेज से गुजरे हुए हैं। कितना सुन रहा था। चलो आगे, एक वर्ड है फिलिक, दूसरा है फोबिक। टाइमो ऐसा है, क्या किया जाए। अच्छा 1 महीना और कार्टून। फिलिक का मतलब होता है प्यार और फोबिक का मतलब होता है डर। फिलिक का मतलब होता है कि मतलब किसी से लगाव या अट्रैक्शन, और फोबिक का मतलब होता है डर। जहां भी फोबिक वर्ड लग जाए, जैसे लिखेगा बुक फोबिक, बुक फोबिया, इसका मतलब किताब से उसको डर लग रहा है, पढ़ने से डर है। किसी वाटर फोबिया, उसको हाइड्रोफोबिया ऐसे बोल देते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिया, तो इसका मतलब है उसका डर किससे है, जल से। यानी जिसमें वर्ड फोबिया लगेगा मतलब डर है उससे, और जिसमें वर्ड फिलिक लगेगा, जैसे बिबिलियो फिलिक बोला जाता है, यानी किताब पढ़ने का आदी आदमी, किताब से प्यार करने वाला, तो इसको बोलते हैं बिबिलियो फिलिक। और ये जो आपका फोबिक वर्ड है इसका मतलब होता है डर। यानी समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, लायो का मतलब होता है लिक्विड। यदि कोई पदार्थ द्रव से दूर भागता है, यानी द्रव में अटैच होना नहीं चाहता है, या समझ जाओ उसको हम लोग कि द्रव से दूर भागता है, तो उसको बोलेंगे लायोफोबिक। और यदि कोई द्रव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक। हाँ आओ न आओ, 4 बजे 15 मिनट पड़ेगा, 20 मिनट। 3 बजे के बैच जहिया से हुआ है, कोई एकदम सही व्यवस्थित नहीं आ रहा है। चलो तो यहां पर है आगे। तो देखो एक लायोफिलिक होता है, दूसरा होता है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक मतलब समझ गया, जो द्रव के प्रति स्नेह रखता है। तो इधर पॉइंट क्या बनाएंगे, इधर का पॉइंट बनेगा यह द्रव स्नेही होता है, यानी द्रव से इसको लिक्विड से प्यार, लिक्विड में घुलेगा जाकर, तो यह द्रव स्नेही होता है। और इधर वाला पॉइंट में क्या हो जाएगा, यह द्रव स्नेही नहीं होता है, यह द्रव स्नेही
नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। अब देखिए, जैसे समझिए कि कोई कहीं पे जाके किसी से अटैच हो गया, मिल गया, तो कब जब मिल गया वो, तो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा? आप किसी से जाके मिले हैं, समझ रहा है, जैसे होता ना रहे, अभी टाइम वही वाला चल रहा है, जाके मिल जाता है, तो मिल जाता है तो स्टेबल हो जाता है कि अनस्टेबल हो जाता है? वो स्टेबल, अस्थाई हो गया। अब इन्हें उन्हें नहीं जाएगा, दूसरा तरफ नहीं देखेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि स्टेबल हो जाता है। तो लायोफिलिक है, ये द्रव से जाके मिलना चाहता है, तो जैसे ही मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? अस्थाई। तो अगला पॉइंट, 5 अंतर पूछा जाता है एग्जाम में कि लायोफिलिक अलायोफोबिक में अंतर बोलिए। ले, वो आके फिर अथी कर दिया ना, देखो। अगला नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, यह क्या हो जाता है? यह अस्थाई होता है। अगला पॉइंट इधर बनाएंगे हम लोग, यह अस्थाई होता है। इसको डर है, जिस बात का जिसको डर रहेगा वो अस्थाई नहीं रहेगा। तो यह अस्थाई होता है। अब समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कैसे अंतर लिखोगे? यानी सब एक दूसरे पर आधारित है, समझ गया? द्रव्य से प्यार करेगा तो स्टेबल है, यहाँ पर आई नहीं है। अगला जो टॉपिक आएगा वो है उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय को बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ऐसे समझिए, आपका उत्कर्मणीय है, उत्कर्मणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। जैसे कि कोई आदमी है, मान लीजिए कि अभी जैसे कि जिसका कोई अथी, क्या बोले, कैसे समझाए, कभी कभी एग्जाम्पल लेना मुश्किल हो जाता है। पहले पॉइंट लिखते हैं, यह उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय का मतलब होता है बदलने वाला, इधर से इधर, इधर से इधर। यानी जैसे कि देखिए, आपका क्या हुआ कि किसी के साथ कोई अट्रैक्ट हुआ, जुड़ा जाके, तो बाद में वो क्या है? हट सकता है। जैसे जुड़ा तो क्या हो सकता है? बाद में हट भी सकता है। देखा होगा कितना मामला में जुड़ा, फिर बाद में उससे हट गया। तो ये क्या होता है कि जो द्रव्य से नहीं होता है वो हमेशा क्या होगा? उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब चेंज होते रहेगा, कभी जुटेगा कभी हटेगा। और ये जुटिए नहीं रहा है, वो हटेगा कभी। तो ये क्या है? एक बार जुटिए नहीं रहा तो ये क्या होगा? यह उत्कर्मणीय होता है। इधर वाला पॉइंट बनेगा, यह अनुत्कर्मणीय होता है। यानी क्या होगा कि ये जुटवे नहीं करता है किसी से, तो हटेगा कैसे? तो रिवर्सिबल नहीं है, आई रिवर्सिबल है, जुट गया तो हट भी सकता, तो यह अनुत्कर्मणीय होता है। इसका एक और मतलब ये होता है कि यदि एक बार ये बन गया तो बाद में इसको हम लोग हटा सकते हैं, फिर बाद में वैसा कोलाइड ला सकते हैं। लेकिन ये वाला आपका एक बार बन गया तो फिर दोबारा नहीं कोलाइड। जैसे कि आपका समझिए, इसका एग्जाम्पल है दूध से पनीर। तो पनीर से आप दूध बना सकते हैं कि नहीं? दूध से पनीर बना तो पनीर से दूध बना सकते हैं कि नहीं? पनीर से दूध नहीं बना सकते हम। पनीर को हम पूरा तरह से सुखा देंगे, पाउडर बना देंगे, बाद में पीस के फिर उसको पानी में डालेंगे, घोलेंगे, क्यों नहीं होगा? उसी का कण, दूध से ही क्या निकला है? पनीर, उसका कण, उसको हम फिर सुखा के पाउडर डाल के डालेंगे, क्यों नहीं होगा? तो अच्छा, ये दूध वाला पाउडर बनता कैसे? सड़ जाएगा, सूखेगा ना है। अब खोवा बनता है जो, हाँ, तो सुखाता है ना, उसने सूखता है, उसको धूप में नहीं रख सकते हैं। और उसको हम बाद में मिक्सी के पाउडर में डाल के पाउडर बना ले, बन सकता है। बन सकता है, क्या बनता है, लेकिन कम मटेरियल बनेगा। जैसे मोमबत्ती से, मोमबत्ती को आप जला दीजिए और उसके अंदर लास्ट में बच जाता है कुछ ना कुछ, और जहाँ पे दवा पे ना बचा रहता है, जहाँ पे जलाते हैं हम लोग दीवार उवार के ऊपर, तो बचा रहता है। तो उसका हम 100% में 10% यूज कर सकते हैं, वही है यहाँ पे, लेकिन कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि चेंज हो सकता है, जो बन गया एक बार फिर दोबारा हट सकता है, लेकिन यहाँ एक बार जो बन गया वो दोबारा नहीं हटेगा। तो यह अनुत्कर्मणीय होता है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा ये वाला। अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसका कि ये जो होंगे ये जल्दी स्कंदित नहीं होते हैं। स्कंदन का मतलब समझना, जमना। यानी जैसे कि हमारा ब्लड जैसे कि कटा कहीं पे, तो ब्लड जैसे ही निकलेगा तो जम जाएगा। यदि नहीं जम रहा है किसी का तो समझ जाएगा बीमारी है, उसका नाम क्या है?
हीमोफीलिया। यदि किसी का ब्लड कटने के बाद बॉडी कट गया और ब्लड नहीं जम रहा तो उसको एक बीमारी है हीमोफीलिया। उसके लिए फिर सुई अलग से लगवाना पड़ेगा 16-17 हजार का, तब तुम्हारा ब्लड जमना, नहीं तो कभी कट गया तो कट के बहते रह जाएगा। इसलिए हाँ ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जिसमें लिक्विड रहेगा वो जल्दी जमेगा, देर लगेगा जमने में, और जिसमें लिक्विड है ये नहीं वो तुरंत जम जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं। और इधर वाला पॉइंट, ये आसानी से क्या हो जाएंगे, स्कंदित होते हैं। आसानी से, ये तो तुरंत फ्रीज हो जाएगा, स्कंदित होते हैं, या आसानी से क्या हो जाएगा, स्कंदित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखें। 4 अंतर हो गया ना, 1 2 3 4, 5वां अंतर एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे। इधर कौन कौन होगा, पहले हो जाएगा ब्लड, रक्त, फिर हो जाएगा इधर दूध, गोंद, स्टार्च, आलू में पाया जाने वाला पोषक तत्व है स्टार्च, चीनी जैसा, जिलेटिन, आंख में पाया जाने वाला ये एक आपका एक तरह का प्रोटीन है जो आंख को क्या बनाता है, देखो हम लोग का आंख छू के देखिएगा कभी, एकदम पूरा चिकना रहेगा, इसके कारण है, जिलेटिन के कारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। गोंद कैसा कोलाइड है, ऑप्शन रहेगा लायोफिलिक, लायोफोबिक। और जो हम लोग पढ़ेंगे गेस्ट पेपर ओकरा में आंसर दिया है लायोफोबिक हर जगह, तो ध्यान देना है कि ये क्या है, लायोफिलिक है, ना कि लायोफोबिक। इधर कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा मृतिका, यानी जो मिट्टी उट्टी वाला जो एरिया है, बालू वगैरह है वो हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड, यानी धातु भी इसमें हो जाएंगे, जैसे सोना और आपका हो जाएगा आपका चांदी, ये सब हो जाएगा किसका एग्जाम्पल, लायोफिलिक का। ये सब पानी से डरते हैं, समझ नेचर में, यानी पानी से ये कोलाइड नहीं बनाता जल्दी। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FeOH3, फेरस का हाइड्रोक्साइड, ये सब रहेगा। Al2O, AlOH3, ऐसे वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब आ जाएंगे किसमें, लायोफोबिक में। तो लायोफिलिक का एग्जाम्पल याद रखेगा, दूध, लायोफोबिक वाला में आ जाएगा गोंद, इसमें आ जाएगा स्टार्च, जिलेटिन। ये पांचों बोल सकता है, एग्जाम में आता है, फिक्स है कि नहीं तो कर दो इस साल, चूंकि इस साल नहीं आया है। गेस 2027, संभावना पूरी तरह से रहेगा 5 में आने का, 5 नंबर वाला। एक बार देखो तो 2-3 मिनट गौर से। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, काहे कि हमारे अभी सिलेबस जब तक वहां तक नहीं हम पहुंच जाए तब तक अभी नहीं मारपीट करेंगे, ओकर बाद न शुरू होगा, खाली पूछे 5 चलेगा। आगे अब तीसरा है आकार, आणविक बल के आधार पे, अणु के आधार पे। तो तीसरा है अणु के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम, अणु के आधार पर कोलाइड 3 तरह के होते हैं, यहाँ दिए ना रे, हाँ, कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम से रिलेटेड है नहीं लेकिन पढ़ेंगे। एक का नाम है बहुआण्विक, एक का नाम है बृहद आणविक, एक का नाम है बहुआण्विक और एक का नाम है बृहद आणविक और एक का नाम है सहचरी। 3 तरह के कोलाइड होते हैं, किसके आधार पे, अणु के आधार पे। तो देखो जब बहुत सारा संख्या में अणु मिलके कोलाइड बनाता है उसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। इसका एग्जाम डिफिनेशन क्या लिखेगा, इसमें बहुत सारे अणु आपस में मिलकर, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर कोलाइड बनाते हैं, आपस में मिलकर बड़ा अणु एवं कोलाइड बनाते हैं, एवं कोलाइड बनाते हैं, क्या कहलाएगा, बहुआण्विक कहलाता है, कोलाइड बनाते हैं। जैसे हम लोग को देखिए सल्फर 4 बार मिलके, सल्फर 8 बार मिलके, फास्फोरस 4 बार मिलके, ये सब का बनता है दवा, यानी ये सारे कोलाइड का क्या बनाया जाता है, दवा। तो सल्फर को 4 बार मिलाएं तो ये एक छोटा अणु था आपका, छोटा परमाणु था, 4 बार मिला के इसको क्या बना लिया, बड़ा परमाणु। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुआण्विक। बहुत सारा अणु उसमें है तो ये कहलाएगा बहुआण्विक। S4, S8, P4। S8 का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं,
भूत भगाने के लिए पहले के लोग कहाँ पे रखते थे? पोटली रखते थे खटिया के नीचे, वो पोटली इसी का रहता था, S8 का। और हम लोग ताबीज में धागा में पहनते हैं कुछ, नहीं ताबीज बांध के और ओकरा अथिया में कुछ रखते हैं, तो कुछ ही रखते हैं, यही सल्फर। कोई भी आपको देगा तो क्या देगा? ताबीज में आपको बांध के यही देगा सल्फर। सल्फर का काम, सल्फर का काम है आपका भूत भगाने का काम। इसको माना जाता है कि भूत वगैरह जो होता है अवांछित एनर्जी उसके पास नहीं आता है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास आसपास में नहीं आएगा। दूसरा, उसका मन शांत रहेगा। सल्फर रहेगा ना तो बॉडी के हीट को कंट्रोल करते रहता है, तो मन शांत रहता है, इसलिए भी पहनता है। कितना देखे होंगे, पूछा जाता है क्यों पहने हुए हैं, तो मन अशांत रहता था, इसलिए शांत करने के लिए पहना जाता है। इसीलिए एक और चीज दिया जाता है शादी वगैरह में पहनने के लिए, उसमें भी, ताकि इसका मन अब शांत। चलो आगे, बृहद आणविक। इसमें क्या होते हैं? अणु बहुत बड़े आकार के होते हैं। इसमें अणु बहुत बड़े एवं विशाल आकार के होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बृहद आणविक। विशाल आकार के होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बृहद आणविक में? प्रोटीन। तो प्रोटीन में बताए थे हजारों अमीनो एसिड आपस में मिलता है तब प्रोटीन बनता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन। फैट जो हम लोग वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? बृहद आणविक। बहुआण्विक में पहचानना आसान है, इसमें नंबर लिखा रहेगा। बृहद आणविक में याद रखो खाए पिए वाला चीज, यानी खाने पीने से जो पोषण मिलता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी ये सब आएगा वो। अगला है सहचरी कोलाइड। सहचरी को यहाँ लिख देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा इधर पे ही। सहचरी कोलाइड, सहचरी, सहचरी कोलाइड इसको बोलते हैं। वैसा कोलाइड जिसमें घन आयन और ऋण आयन दोनों रहे, प्लस माइनस वाला अणु रहता है उसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा कोलाइड जो घनायन एवं ऋणायन, घनायन एवं ऋणायन दोनों रखता है एवं विशाल अणु के होते हैं। ऋणायन दोनों रखता है एवं विशाल अणु के होते हैं, रखता है एवं विशाल अणु के होते हैं। आइए, फैलते भी हैं, विशाल अणु के होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है जो हम लोग डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिला के जो झाग उत्पन्न करते हैं, वही इसका एग्जाम्पल है। यानी इसका एग्जाम्पल का नाम है मिसेल। सहचरी कोलाइड में आ जाएगा मिसेल। जितना भी प्रकार का झाग है वो सब आ जाएगा इसमें। तो तीनों का वर्गीकरण हो गया कंप्लीट हम लोग का। बहुआण्विक में पढ़ लिए, बहुत सारा अणु मिलेगा। बृहद आणविक में मतलब इतना ज्यादा रहेगा, विशाल। बृहद मतलब विशाल, बहु मतलब बहुत सारा, और सहचरी मतलब एक साथ चलने वाला, यानी एक साथ आपका गमन करने वाला। तो प्लस माइनस दोनों एक साथ गमन करेगा, वैसा वाला। तो ये कोलाइड आपका हो जाएगा वैसा कोलाइड जो घनायन ऋणायन दोनों बनाएगा, वो आपके विशाल अणु के होते हैं, वो क्या कहलाएगा? जैसे। तो ये तीनों टॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम लोग को इसी से रिलेटेड टॉपिक और पढ़ना है, लेकिन अब ये वाला हो जाएगा। कोलाइड का वर्गीकरण खत्म हो गया। अब कोलाइड बनता कैसे है, तो कोलाइड कैसे कैसे बनता है उसको जानेंगे हम लोग। तो एक इसमें से पहले क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो झाग है, यदि हम डिटर्जेंट पाउडर में कपड़ा को डाल दे बिना झाग उत्पन्न किए हुए, तो कपड़ा की सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन जब इसी में हम झाग उत्पन्न करें, इसलिए सलाह दिया जाता है कि डिटर्जेंट पाउडर आप डालिए, सर्फ वगैरह, तो आप मिला लीजिए पहले, और उससे झाग उत्पन्न हो जाए तब आप डालिए उसमें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि झाग से सफाई होती है कैसे? मिसेल से कपड़ा की सफाई कैसे होती है? कपड़ा की सफाई कैसे होती है? कैसे होती है? अब देखो क्या है, जैसे कि हम लोग झाग उत्पन्न किए, ध्यान देगा, झाग उत्पन्न किए तो झाग से ही बना, आपका झाग को ऐसे बना दे रहा है। ये है हमारा मिसेल, ये है मिसेल। यहां पर ऐसे लगा देते हैं, इसको इधर ऐसे मिला देते हैं, ठीक। ये है मिसेल, झाग। अब झाग में क्या होता है, यहां पे रहता है प्लस आयन, और झाग के ऊपरी वाला हिस्सा पे रहता है माइनस आयन। यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस, और हम लोग के कपड़ा में रहता है धूल कण।
अभी जो धूल कण होता है ये रहता है प्लस चार्ज का, हम लोग पढ़े हैं कोलाइड अभी जो पढ़ रहे थे घन आवेशित ऋण आवेशित वाला, अभी पढ़ना बाकी है कौन घन आवेशित वाला होता है। तो ये रहता है कपड़ा रहता है प्लस चार्ज वाला और इसके ऊपर ही रहता है माइनस चार्ज वाला, ये दोनों आपस में मिला के बना प्लस और माइनस मिल के बन जाएगा न्यूट्रल। इसीलिए क्या करता है घुल जाता है, यानी इसका धूलकण का प्लस, यानी हम लोग के कपड़ा पे गंदगी रहता है दो पदार्थ का ज्यादा, एक रहता है कैल्शियम का दूसरा रहता है मैग्नीशियम का, यानी डस्ट में दो चीजें ज्यादा है कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, तो ये दोनों प्लस चार्ज वाला है, तो प्लस चार्ज वाला जाएगा माइनस के पास, और माइनस के पास मिल के बना देगा लवण, और लवण घुल जाता है जल में, जल में जैसे ही घुला तो गंदगी चला गया कहाँ पे जल में, बाकी चीजें हो जाएगा साफ। तो ऐसे साफ होता है, ये ऋण आयन और प्लस घन आयन पे होता है। यहाँ लिखेंगे कैसे, मिसेल में बीच के भाग में घन आयन एवं किनारे के भाग में क्या पाया जाता है, ऋण आयन पाया जाता है। ऋण आयन पाया जाता है। किनारे के भाग में ऋण आयन पाया जाता है जो कपड़े के घन आयन से अभिक्रिया करके लवण बनाता है एवं लवण जल में घुल जाता है, लवण बनाता है जो जल में घुल जाता है, कभी कुछ लिखा जाता है तो जल में घुल जाता है, जिससे सफाई हो जाती है। क्या कहता है,